हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। सबसे पहला है समानाधिकरण। और दूसरा हमारा वैधिकरण। वैधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास की ये पहचान है कि इस समास के अंदर प्रधानता किसकी है? उत्तर पद की। उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में, इसलिए हम इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब है तत्पुरुष समास के दो भेद। सबसे पहला हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा है वैधिकरण तत्पुरुष समास। जो समानाधिकरण तत्पुरुष है, अब इसके भी भेद हैं। इसके भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक हमारा कर्मधारय तत्पुरुष। और दूसरा है द्विगु तत्पुरुष। दोस्तों, ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, ये हमने कल यानी इससे पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। उस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ना ताकि आपके तत्पुरुष समास के सभी भेद अच्छे से याद हो जाएं। रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे वैधिकरण तत्पुरुष समास। जो वैधिकरण तत्पुरुष समास है, इसके कितने भेद हैं? इसके भी 3 भेद हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समानाधिकरण तत्पुरुष, पहले है तत्पुरुष समास, इसके 2 भेद, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, वैधिकरण। फिर समानाधिकरण के फिर 2 भेद, कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु समास। ये मैंने आपको इससे पहली वीडियो में पढ़ाया है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे अच्छे से पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे वैधिकरण तत्पुरुष समास। अब जो हमारा तत्पुरुष का दूसरा भेद है, उसके भी आगे 3 भेद हैं। सबसे पहला हमारा विभक्ति। विभक्ति तत्पुरुष समास। दूसरा है नन तत्पुरुष, तो हम नए तत्पुरुष कहते हैं। और तीसरा है उपपद तत्पुरुष। वैधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 3। सबसे पहला विभक्ति तत्पुरुष समास, जिसको हम कारक कहते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से
हमारे संस्कृत में आ जाते हैं, उनको कहते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास। दूसरा है नए तत्पुरुष समास, तीसरा है उप तत्पुरुष समास। अब मैं आपको एक एक समास के अंदर उदाहरण देकर समझाऊंगी। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, जैसे आपके एचटेट सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर ऐसे ही पूछे जाते, समास के अंदर से भेद पूछे जाते हैं, क्योंकि सिंपल जो 6 भेद हैं वे तो हमारी 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा तक ही आते हैं। जैसे बड़ी क्लास होती जाती है उसके अंदर हमारे एक एक अंदर से भेदों के बारे में पूछा जाता है कि देखते हैं कि जो बच्चे टीचर बनने जा रहे हैं क्या इनको अच्छे से ज्ञान है भी या नहीं। तो जो सबसे पहला हमारा विभक्ति तत्पुरुष, इसमें हमारी जो द्वितीय विभक्ति है से सप्तमी विभक्ति तक जो पूर्व पद है उसमें लगती है। ये विभक्ति तत्पुरुष समास की परिभाषा है। ठीक है, तो अभी मैं एक एक आपको उदाहरण देकर समझाऊंगी। जैसे है ये एक वर्ड है कृष्णाश्रित, यानी कि कृष्ण पर आश्रित। तो इसमें मैं क्या लगाऊंगी, या कृष्ण को आश्रित। तो इसमें हमारी दूसरी विभक्ति आ जाएगी। इसमें सबसे पहले बताया ना, क्योंकि जो करता है वो उसकी विभक्ति नहीं आती, प्रथम विभक्ति कभी नहीं आती, दूसरी से शुरू होती हैं। तो इसमें दूसरी विभक्ति क्या हो जाएगी, इसमें 2 शब्द हैं, एक तो कृष्ण है और दूसरा आश्रित है। तो इसके अंदर जो पहला पद है इसके अंदर हम दूसरी विभक्ति लगाएंगे कृष्णम श्रित है, इस तरह से। फिर दूसरा है जैसे कूप पतित है, कुएं में कूप पतित है। ठीक है, कि कुएं को गिराना। तो इसमें क्या बन जाएगी हमारा कूपम, दूसरी विभक्ति लगेगी कूपम पतित है। तो इस तरह से हमारी ये जो दूसरी, तीसरी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से जो कारक होते हैं उसकी तरह यहाँ पर संस्कृत में हम विभक्ति बोलते हैं उन कारक को। तो इस जो विभक्ति तत्पुरुष समास में है इसमें दूसरी विभक्ति से लेकर 7वीं विभक्ति तक प्रयोग होती है। ठीक है, और किस में लगेगी, पूर्व पद में। तो अब ये हमने कौन सी लगाई यहाँ पर, द्वितीय। ऐसे ही मैं आपको तीसरी विभक्ति लगा कर दिखाऊंगी। ठीक है, क्या हमारे करण से, यही है हमारी, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो इसकी जो ये है हमारा जो तीसरी विभक्ति हम लगाएंगे इसका शब्द है हमारा विद्याहीन। इसका विग्रह कैसे बनाएंगे, विद्या से हीन है तो इसका क्या बन जाएगा, तीसरी विभक्ति में विद्या
इसके लिए हमारे को शब्द रूप भी याद होने चाहिए कि कौन सी विभक्ति कैसे लगेगी। फिर है इसमें दूसरा ही राम हत है। राम के द्वारा मारा गया, तो इसमें क्या बन जाएगी हमारी रामेण हत है। ये थी हमारी तृतीया विभक्ति। ठीक है, अब आएगी हमारी चतुर्थी। जो चतुर्थी विभक्ति है वो है हमारी संप्रदान। इसका साइन क्या है? संप्रदान के लिए। और ये हमारी विभक्ति कौन सी जाएगी? चतुर्थी। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला एक पाठशाला है, जो शब्द वहाँ एग्जाम में ज़रूर मिलता है। पाठशाला का क्या है? पाठशाला का अर्थ है कि पाठ के लिए शाला, तो इसका क्या बन जाएगा? पाठाय शाला। एक और दूसरा देखें आप, धर्म दानम। हमने पहले शब्द में लगानी है ये विभक्ति, तो इसका क्या बन जाएगा? धर्माय दानम। धर्म के लिए दान और पाठ के लिए शाला। इस तरह जो हमारी चतुर्थी विभक्ति है उसका साइन है के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने हर एक विभक्ति का ध्यान रखना है। फिर अगली हमारी पंचमी विभक्ति। जो पंचमी विभक्ति है वो कौन सा साइन है? अपादान से अलग है। हिंदी में हम इसको कारक कहते हैं, संस्कृत में विभक्ति। ये आपको सीक्वेंस से याद होने चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सी विभक्ति का कौन सा साइन लगा दिया आपने। तो जो पंचमी विभक्ति है इसका है, जैसे उदाहरण हमारा दुख मुक्त, यानी कि दुख से मुक्त। ठीक है, क्योंकि मुक्त किससे हुए? दुख से। दुख से अलग हो गए, तो हम इसका लिखेंगे विभक्ति में दुखात मुक्त। इसी तरह से दूसरा हमारा आकाश पतित है। क्या बन जाएगा? पहले शब्द के लगाएंगे हम पंचमी विभक्ति आकाशात, यानी कि आकाश से गिरा हुआ, आकाश से अलग हो गया है, तो इसलिए अलग होने में हमारी आएगी पंचमी विभक्ति। तो ये थी हमारी पंचमी विभक्ति। अब हम लिखेंगे षष्ठी विभक्ति के उदाहरण। आप एक एक विभक्ति को अच्छे से ध्यान से देखते जाना, क्योंकि जब तक आपको शब्द रूप याद नहीं होंगे और ये नहीं पता चलेगा कि पंचमी षष्ठी विभक्ति कौन सी है, और ये कारक जो चिन्ह होते हैं इसके बिना भी हमें पता नहीं चलेगा। अगला हमारा षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति हमारी संबंध काके के। ये इसके निशान है, चिन्ह है।
ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे जैसे राजधानी है, अब इसमें क्या होगा, राज्य की धानी। दूसरा हमारा स्वामी भक्ति, स्वामी की भक्ति। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण देखते हैं किस तरह से होंगे। तो जो इसके अंदर जो सबसे पहला पूर्व पद है, इसमें हम लगाएंगे सप्तमी, ये षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो इसकी क्या बनेगी, राज्य की राज्यों। पीछे वाला शब्द क्या है, ये और ये। ठीक है, ये इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, दूसरा है स्वामी भक्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्वामी ने जो पहला शब्द है उसी की, जैसे ये पुल्लिंग शब्द है, इसी की हमने षष्ठी विभक्ति देखनी है, एक वचन। ठीक है, स्वामी ने भक्ति। तो दोस्तों ये थी हमारी षष्ठी विभक्ति, किस में लगी, हमारी पूर्व पद में। उत्तर पद एज इट इज लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह से हमने देख लेना है ये स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसी के अनुसार हमने ये शब्द रूप की वही विभक्ति लगानी है जिसका ये साइन होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं सप्तमी विभक्ति। जो सप्तमी विभक्ति है वो है हमारा अधिकरण। अधिकरण का निशान क्या है, में या पर। इसमें हम देखेंगे जो पूर्व पद है उसके अंदर हम शब्द वो लगाएंगे विभक्ति, जैसे वाक चपले, यानी कि बोलने में बहुत चंचल। तो क्या बन जाएगा इसका, ये पहला स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या बन जाएगा इसका, वाची चपले। इसी तरह से दूसरा है तर्क कुशल है, तर्क देने में कुशल, ये शब्द है। इसी का हम क्या लगाएंगे, ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसकी हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, तर्के कुशल है। आप यहाँ से विग्रह करके भी देख लेंगे कि तर्क करने में कुशल, बोलने में चंचल, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी विभक्ति यूज होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी सप्तमी विभक्ति और तत्पुरुष समास की जो विभक्ति तत्पुरुष समास है, वैधिकरण का भेद है जो, उसके अंदर ये विभक्ति तत्पुरुष पहला भेद था, जिसके अंदर हम दूसरी विभक्ति से लेकर सातवीं विभक्ति तक प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो अब है इसका दूसरा भेद, न तत्पुरुष। जो न तत्पुरुष समास है उसके अंदर हमने क्या करना है, न का मतलब होता है नहीं। जैसे ये हमारा तत्व, ये है न तत्पुरुष, इसका मतलब क्या है, न या अन और ए। जिस तरह से मान लो अविद्या है, तो अविद्या का मतलब क्या है कि विद्या नहीं है। जैसे अपुत्र आ गया, तो अपुत्र का मतलब क्या हो गया, पुत्र नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से न शब्द से ही पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से ये पहचान करनी है इसकी। अगर ए मिला, ए या अन, ठीक है,
ये दो शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे नए तत्पुरुष। ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा नए तत्पुरुष का हम विग्रह करते हैं। सबसे पहला है जैसे अनुचितम। ये अनुचित शब्द है, यानी कि न उचित। आप देखें कि जिसके अंदर ये स्वर होगा, अलग करने के बाद जहाँ स्वर होगा वहाँ पर न आएगा, और व्यंजन होगा, अलग करेंगे तभी पता चलेगा, व्यंजन करेंगे वहाँ पर अन्न लगेगा। ठीक है, अभी मैं देखो आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे हमारा एक है ये एक ऐसा शब्द बताऊंगी मैं आपको, जैसे अनुपस्थित। ये अनुपस्थिति है। तो आप देखो यहाँ पर क्या आया? न उपस्थिति। तो यहाँ पर क्या है? स्वर है, तो ये नियम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा नपक्वम है, ठीक है, जैसे अनिच्छा है। पहले मैं स्वर के इशारे बताती हूँ। तो इसमें क्या आएगा? न इच्छा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये शब्द बन जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आना है और क्या नहीं। अब ये थे हमारे सारे शब्द इसके स्वर के। अभी मैं आपको व्यंजन के शब्द लिख कर बताऊंगा। देखना, ये देखो, इसके अंदर ये क्या था? ये भी स्वर है, ये भी। तो इसमें क्या आएगा? न। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? अन। यहाँ पर भी अन और यहाँ पर भी अन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और अब जैसे इसका दूसरा भेद है, न का तो मतलब यही है कि न तत्पुरुष के अंदर नहीं। अब है इसका तीसरा भेद। तीसरा भेद है हमारा उपपद तत्पुरुष। जो उपपद तत्पुरुष समास है, इसमें जो उत्तर पद है, इसमें क्या मिलेगी? आपको क्रिया मिलेगी। ठीक है, और इसके साथ ही आपको कोई भी शब्द है, इसको ये जोड़ना जब हम विग्रह करेंगे। करोति इति। जैसे एक शब्द लिखती हूँ मैं, कुंभकार। ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। अब इसके अंदर क्रिया क्या है? कार्य के अंदर ये करोति इति है। हमने ये शब्द जोड़ना है, और जो शब्द आगे होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे। जैसे मान लो जलदय है, इसको हम कहेंगे कुंभकार। किसको है? कुंभ बनाने वाला, कुंभ रचने वाला, यानी कि घड़ा जो बनाता है या घड़े का जो काम करता है। उपपद तत्पुरुष की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उत्तर पद में हमें क्रिया मिलेगी। ठीक है, और अब आप इसके उदाहरण देखना 2-3।
जिस तरह से देखो ये शब्द है हमारा सुख करे, जो पेपरों में ज़्यादातर मिलता है। इसको हम क्या लिखेंगे? सुखम करोति इति। आपने ये शब्द जोड़ देना है, आगे वाला शब्द एज इट इज रहेगा। फिर है पाठक। पाठक कौन होता है? जो पाठ पढ़ाता है। ठीक है, पाठम करोति इति। एक और आप देखो, जैसे स्वर्णकार है, क्या आएगा इसका? स्वर्णम करोति इति। तो इस तरह से आपने ऊपर तत्पुरुष समास में जो करे शब्द है जो लास्ट में, इसको करोति इति जोड़ देना है। ठीक है, और जो ये शब्द है पूर्व पद, ये आपने एज इट इज इसमें लिख देना। ये था हमारा तत्पुरुष समास के तीनों भेद। दो भेद हैं जो समानाधिकरण के, वो हमने पहले पढ़ लिए थे, और आज हमने पढ़े हैं इसके तत्पुरुष समास के वैधिकरण के भेद। तो दोस्तों ये था हमारा तत्पुरुष समास पूरा हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।